हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7th की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 1 की ऑन इक्वालिटी। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस बुक में है क्या। वैसे ये बुक जो है 5 यूनिट्स में डिवाइड की गई है। यूनिट 1 में चैप्टर 1,9, यूनिट 2 में चैप्टर 2,3, यूनिट 3 में चैप्टर 4,5, यूनिट 4 में चैप्टर नंबर 6 और यूनिट 5 में चैप्टर 7,8। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर यूनिट की एक थीम है और उस थीम से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स है वो एक यूनिट में रखे गए हैं। तो आते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। जो पहला चैप्टर है वो है ऑन इक्वालिटी और ये बुक के अकॉर्डिंगली इतने सारे 7 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है चैप्टर को, ताकि हम उसे ब्रेक डाउन करके इजीली अंडरस्टैंड कर सके। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि क्लास जो 6th थी, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या होते हैं। एलिमेंट्स का मतलब कुछ फंडामेंटल हिस्सा जिससे कोई चीज बनी हुई होती है। तो डेमोक्रेसी किस चीजों से बनी हुई है? पीपल्स पार्टिसिपेशन। अगर लोग हिस्सा लेते हैं तब भी डेमोक्रेसी अच्छे से काम कर पाती है। तो पहला पार्ट ये है। दूसरा है रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जब भी किन्हीं दो ग्रुप्स या दो इंसानों में कभी भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ झगड़ा होता है, तो उसे रिजॉल्व कैसे किया जाए, उसका रेजोल्यूशन किस तरह से होता है, वो हमने पिछली क्लास में जाना था। और थर्ड जो पार्ट था वो था इक्वालिटी एंड जस्टिस। इसके ऊपर भी बहुत ही ऊपर ऊपर से हमने लास्ट क्लास में देखा था, लेकिन इस बुक में हम इससे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। और मेनली इस चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी में हम देखेंगे कि इक्वालिटी होती क्या है, इक्वालिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, और क्या हमारे इंडिया में हर कोई इंसान इक्वल है या नहीं है। अब आते हैं, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। सेकेंड पार्ट है इक्वल राइट टू वोट। इस सेगमेंट में बुक में भी एक कहानी गिवन है और ये कहानी इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे प्लीज पूरी देखिए। बहुत छोटी सी कहानी है। ये कहानी है कांता देवी की, जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर है। डोमेस्टिक वर्कर का मतलब वो दूसरों के घर में जाके साफ सफाई का काम या फिर खाना बनाने का काम या कपड़े धोने का काम करती हैं। तो कांता देवी जी जो है अभी इलेक्शन में वोट देने गई हैं। और आप सबको पता है कि जब भी वोट देने जाते हैं तो लाइन में लगना पड़ता है। तो वो अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही हैं जिनका नाम है सुजाता जी। तो कांता देवी कह रही हैं कि कितनी बढ़िया बात है कि हम सब भारतीय बराबर हैं और वोट देने जा सकते हैं। सारे तरह के लोग जो हैं एक साथ लाइन में खड़े होके बराबरी से वोट देते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है। सुजाता कहती है हाँ बिल्कुल सही बात है। सेकंड सीन में बताते हैं कि अभी कांताबाई की बारी आ चुकी है वोट देने के लिए। तो सुजाता जी उन्हें कहती है कि इट्स योर टर्न नाउ। और नेक्स्ट फ्रेम में बताया गया है कि कांता देवी वोट दे रही है और वो किसे वोट देना चाहती है? उस कैंडिडेट को जिसने प्रॉमिस किया था कि उनकी बस्ती में, उनके एरिया में पाइप वाला पानी आ जाएगा, तो उससे वो वोट देना चाहती है और वो वहाँ पे वोट दे रही है। यहाँ पे वोटिंग मशीन है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के कुछ लोग हैं जो कि सुपरवाइज करते हैं कि जो भी वोटिंग का प्रोसेस है अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि कांता देवी जी हैं, वो सुजाता के साथ खड़ी हैं और यहाँ साहब है कोई जिनके यहाँ पे वो कांता देवी जी काम करती थी, वो निकल गए हैं वोट देके। तो ये उन्हें बोल रहे हैं नमस्ते साहब। उसके बाद कांता देवी अपनी बेटी के बारे में बताती है कि कैसे उनकी बेटी जो है गुड़िया, उसे बहुत तेज बुखार है और वो शाम को अपना काम खत्म करके उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगी। साहब जी जो है जहाँ पे काम करके और उनसे कुछ पैसे एडवांस में लेंगी, क्योंकि कांता देवी के पास पैसों की थोड़ी कमी है। तो अपने साहब से थोड़ा एडवांस पैसा लेंगी और फिर उसको ट्रीटमेंट कराने जाएंगी गुड़िया का। अब जब कांता देवी घर पे आ चुकी हैं वोट देके, तो गुड़िया देखिए आप बिस्तर पे लेटी हैं, उन्हें थोड़ा बुखार है और पूछ रहे कि ये लीजिए थोड़ा गर्म पानी पी लीजिए या चाय पी लीजिए, जिससे तुम्हें थोड़ा बेहतर महसूस होगा। मैं शाम को वापस आऊंगी और हम हॉस्पिटल चलेंगे। अब कांता देवी जी जो है काम पे जा रही हैं और वो देख रही हैं कि कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि गुड़िया बहुत बहुत बार बीमार पड़ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी जो बस्ती है वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है। इसके बाद देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पे कांता देवी जी जो काम कर रही हैं और उनकी जो मालकिन है वो बता रही है कि किनारों पे अच्छे से सफाई करना। और कांता देवी यहाँ पे अपनी मालकिन से एडवांस पैसा मांग रही है और मालकिन जी कह रही हैं कि ये लो आपका एडवांस, लेकिन इससे आदत मत बना लेना। और कांता देवी जी बोल रही हैं कि हाँ बिल्कुल। अब शाम हो गई है, कांता देवी जो है काम करके आ चुकी हैं और अपनी बेटी को अस्पताल लेके गई, हॉस्पिटल लेके गई। बेटी जो है उनकी गोद में है और वो बहुत एक लंबी लाइन में खड़ी है क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आई है।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ही कम पैसों में फ्री में इलाज हो जाता है। तो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे इलाज कराने के लिए जो कि गरीब होते हैं। अब कांता देवी सोच रही है कि वोट देने के लिए तो जैन मैडम और जैन साहब को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन कभी भी इलाज के लिए, हॉस्पिटल के लिए उन्हें लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ता, क्योंकि वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं और कांता देवी को एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आना पड़ता है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती है। पहली जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इस शब्द का मतलब है ऑल एडल्ट्स आर अलाउड टू वोट इररेस्पेक्टिव ऑफ। हर वयस्क इंसान को वोट देने का अधिकार है, भले ही वो किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, हाउ मच एजुकेशन दे हैड, कितनी भी क्लास तक क्यों ना पढ़ा हो, किसी भी जाति से जो बिलोंग करते हैं, और भले ही वो अमीर हो या गरीब हो, भले ही वो किसी भी धर्म जाति के हो, भले ही उन्होंने कहाँ तक भी पढ़ाई की हो, भले ही वो अमीर हो गरीब हो, सबको वोट देने का अधिकार है। लेकिन इसी बीच कांता एक और बात सोचती है कि क्या सच में मैं सबके बराबर हूँ, क्या मेरा स्टेटस जो है सच में इक्वल है। ऐसा उनके दिमाग में डाउट क्यों आता है? क्योंकि वो स्लम में रहती हैं। स्लम मतलब झुग्गी झोपड़ी में, जिसे गंदी बस्ती भी कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं कच्चे घरों में, साफ सफाई नहीं होती है। उनके घर के पीछे जो है एक नाला बहता है, ड्रेन। वो अपने काम से छुट्टी नहीं ले सकती और उन्हें गवर्नमेंट अस्पताल में लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। तो ये सब जो कारण है उनकी वजह से वो सोचती हैं कि क्या मैं सच में इक्वल हूँ सबके, क्योंकि मुझे तो इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि अमीर जो लोग हैं उन्हें ये सब कठिनाइयाँ नहीं होती। तो यहाँ पे 2 सेक्शंस कंप्लीट हो गए, इंट्रोडक्शन और इक्वल राइट टू वोट। अब हम तीसरे सेक्शन में आते हैं। टोटल जो इस चैप्टर में सेक्शंस है वो है 7। नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो है अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। इस सेक्शन में 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या कहता है कि सब लोगों को वोट करने का अधिकार है। उस सेंस में या उस रिस्पेक्ट में तो सब इक्वल है, लेकिन काम करने के तरीके और रहने के तरीकों में काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कांता देवी के एग्जाम्पल में कि वो कच्ची बस्ती में रहती हैं और वो जिनके यहाँ काम करने जाती हैं वो अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, जैसे जैन साहब, उनका घर बहुत अच्छी जगह बना हुआ है। दूसरा पार्ट क्या कहता है कि वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। एक बहुत ही कॉमन तरह का भेदभाव जो हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होता है वो है जातिवाद या कास्ट सिस्टम। और आमतौर पर सबसे ज़्यादा इसे गाँवों में देखा जाता है, जहाँ पे एक जाति दूसरी जाति को कहती है कि आप निचली जाति के हो, आप अछूत हो। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है गाँव में, पर ये जो चीज़ें शहरों में भी आजकल बहुत ज़्यादा होती है। हम सोचते हैं कि पढ़े लिखे जो लोग हैं वो जातिवाद को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन ये आज भी सिटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा होता है। बुक में जो एग्जांपल गिवन है कि अखबारों में अगर आप देखेंगे जो मैट्रिमोनियल एड्स होते हैं, मैट्रिमोनियल मतलब शादी से रिलेटेड जो एड्स होते हैं, उसमें भी खास तौर पर फोकस किया जाता है कि आप इस जाति का लड़का चाहिए या इस कास्ट की लड़की चाहिए। तो ये शहरों में भी पढ़े लिखे लोग भी काफी ज्यादा करते हैं। और इस कास्ट सिस्टम के 2 एग्जाम्पल्स हमारी बुक में गिवन है। पहला जो है स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये कौन है इंसान? ये बहुत ही फेमस लेखक हैं, वो फेमस राइटर हैं, दलित राइटर हैं। उससे पहले हमें दलित वर्ड का मतलब समझना चाहिए। दलित एक शब्द है जो कि सो कॉल्ड लो कास्ट को बताने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लोअर कास्ट मतलब निचली जाति के लोग, जिसे सोसाइटी में कहा जाता है। ये बहुत ही गलत है, लेकिन इस निचली जातियों को लोगों को डिनोट करने के लिए दलित शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इस वर्ड का मीनिंग ये है ब्रोकन। ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, ऐसा इंसान जो कि भेदभाव सह सह के टूट चुका है और जिन पे सालों से भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है, तो उसे हम दलित कहते हैं। तो इसी तरह के एक दलित इंसान थे, दलित कम्युनिटी को बिलोंग करते थे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, और ये बहुत ही फेमस लेखक थे, राइटर थे। इन्होंने अपना एक किस्सा बताया है जो इनके साथ बचपन में हुआ था कि जब ये स्कूल जाते थे तो इन्हें बाकी लोगों के मुकाबले इन्हें जमीन पे बैठाया जाता था। बाकी लोग कुर्सियों पे या टेबल पे बैठते थे। जो स्कूल के प्रिंसिपल थे इनसे स्कूल की सफाई करवाते थे। स्कूल का जो प्लेग्राउंड है उसकी सफाई करवाते थे, और सफाई करते करते बेचारे ये थक जाते थे। जो धूल थी इनके पूरे कपड़ों पूरे शरीर पे लग जाती थी, इनके मुंह में चली जाती थी, और ये जो सब दर्द है सहना पड़ता था। एक दिन क्या हुआ, इनके पापा ने स्कूल से गुजरते हुए इन्हें सफाई करते हुए देख लिया। तो इनके पापा को बहुत ही उदास फील हुआ कि ये कितना गलत हो रहा है मेरे बच्चे के साथ। तो इन्होंने टीचर्स को समझाया कि आप टीचर होकर ऐसा करते हो, भेदभाव करते हो।
तो उन्होंने टीचर्स को समझाया कि ये बहुत निंदनीय है, गलत है, और भी बच्चे आएंगे जो दलित के पढ़ेंगे, इसी स्कूल में पढ़ेंगे, आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर पाएंगे। जो दलित लोग हैं वो ऊपर उठेंगे पढ़ लिख कर। दूसरी जो कहानी है वो है मिस्टर और मिसेस अंसारी की। अब अंसारी जो कास्ट है वो मुसलमानों में आती है, तो मुसलमान लोग के साथ भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, और उसका उदाहरण जो है यहाँ पे गिवन है कि मिस्टर और मिसेस अंसारी को रहने के लिए अपार्टमेंट ढूंढना था, लेकिन काफ़ी सारी सोसाइटीज़ उन्हें रिजेक्ट कर देती थी कि आपके नाम में अंसारी है। उन्हें बहुत ही बेतुके एक्सक्यूज़ देते थे कि हमें मांस मच्छी खाने वालों को हमारे साथ रखना नहीं है, जबकि उनके खुद के घर में अगर कुछ ऐसा पक रहा था, मछली पक रही थी, तो बहुत ही बेतुके एक्सक्यूज देके उन्हें अपार्टमेंट नहीं दिया जाता था। ऐसे ही उन्हें एक बार ये तक कह दिया गया कि आप अपना नाम चेंज कर लो तो आपको इस सोसाइटी में रख लेंगे। तो बहुत ही गंदा तरीके से उन्हें ट्रीट किया गया। हालांकि 2 से 3 बार जैसे भेदभाव के बाद उन्हें एक अच्छे लैंडलॉर्ड मिले, उन्होंने उन्हें अपार्टमेंट दे दिया। तो देखिए कास्ट सिस्टम की वजह से भी कितना भेदभाव होता है हमारे भारत में। उसकी ये 2 बहुत ही सैड स्टोरीज जो एक्चुअल एक्सपीरियंस किए लोगों ने, वो इस चैप्टर में बताई है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। इसमें एक ही मेजर बात की गई है। उससे पहले हम समझते हैं कि डिग्निटी का मतलब क्या होता है। डिग्निटी को अगर हिंदी में कहें तो कह सकते हैं गौरव, गरिमा, शान, या जो बेसिक इज्जत है जो किसी भी इंसान को दी जानी चाहिए, उसे हम डिग्निटी कहते हैं। तो वी एज पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली बिकॉज ऑफ, हम में से काफी सारे लोग हैं जिन्हें इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है, हमारे साथ भेदभाव होता है। क्यों? क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर जाति में जन्म ले लेते हैं, या फिर हमारा जो धर्म है वो पॉपुलर धर्म से अलग है, तो हमें उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। हमारे किस क्लास बैकग्राउंड से हम आते हैं, हम किस जाति से आते हैं, हम मेल हैं या हम फीमेल हैं, तो उस पर भी हमें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। तो अगर जब भी हम डिस्क्रिमिनेशन का सामना करते हैं, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने किया, मिस्टर और मिसेस अंसारी ने किया, तो जब भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना होता है तो हम उसे कहते हैं आवर डिग्निटी इज वायलेटेड। वायलेटेड मतलब हमारी डिग्निटी को ठेस पहुंची है, हमें हमारी इज्जत को नुकसान हुआ है। इसका एक एग्जाम्पल जो है बुक में गिवन है कि दीवार जो मूवी थी, उसमें एक इंसान अपने जूते पॉलिश करवाता है एक बच्चे से, और पॉलिश करवाने के बाद सिक्का फेंकता है उस पे कि ये लो तुम्हारा जो तुमने जूते पॉलिश किए हैं उसका ये लो पेमेंट। तो वो बच्चा उस सिक्के को, फेंके हुए सिक्कों को उठाने से मना कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस आदमी ने अपना काम करके अर्न किया है, वो फेंके हुए सिक्के नहीं उठाएगा, उसकी भी खुद की एक इज्जत है। अगला जो पार्ट है इस चैप्टर का वो है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अभी तक हमने क्या देख लिया? इंट्रोडक्शन, इक्वल राइट टू वोट, अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, और अब नेक्स्ट पार्ट है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में क्या क्या प्रोविजंस हमारे लिए किए गए हैं ताकि हम इंश्योर कर सके कि सबके साथ इक्वल तरीके से व्यवहार या फिर बिहेवियर किया जाए। सबसे पहला जो है कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, जिसमें सारे नियम और कानून लिखे गए हैं हमारे कोड ऑफ कंडक्ट के लिए कि हमें एक भारतीय होने के नाते कैसे व्यवहार करना है, हमारे क्या क्या राइट्स हैं, वो सब यहाँ लिखे हुए हैं। तो वो क्या बताता है कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। हर इंसान कानून के आगे इक्वल है, भले ही प्रेसिडेंट हो या फिर काम वाली बाई हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो, हर कोई इंसान कानून के आगे इक्वल है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बेस्ड ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब कि किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता उसके धर्म, जाति, नस्ल और जन्म लेने के स्थान के बेसिस पे। एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। हर इंसान को राइट है कि वो किसी भी पब्लिक प्लेस पे जा सके। उसे हम रोक नहीं सकते कि तुम औरत हो या आदमी हो, या फिर तुम ऊपर जाति के हो नीचे जाति के हो तो हम इस जगह नहीं आ सकते, ऐसा हम कभी नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। लास्ट जो बात कही गई है वो है अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। टचेबिलिटी का मतलब है छुआछूत, जो कि पिछले ज़माने में ऐसा होता था कि निचली जाति के लोगों को कि उन्हें छूने पर भी पाबंदी थी, हम उन्हें छूते तक नहीं थे, उन्हें मंदिरों में जाना अलाउड नहीं था, उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना अलाउड नहीं था। तो इस तरह का जो भेदभाव था उनके साथ होता था, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे गैर कानूनी बताया है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है रोल ऑफ गवर्नमेंट। हमारी सरकार ने इस अनइक्वालिटी से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। पहला जो है वो है गवर्नमेंट मेक्स लॉज।
वो कानून बनाती है, समय समय पर कानून को अपडेट करती है कि नई नई सिचुएशंस आती है जहाँ पे लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, तो उससे कैसे बचा जाए उसके लिए कानून बनवाती है। और दूसरा, जिन लोगों के साथ भेदभाव होता है, डिसएडवांटेज कम्युनिटीज हैं, उनके लिए प्रोग्राम्स और स्कीम्स लेके आती है। तो इसी तरह की एक स्कीम की जो बुक में बात की गई है वो है मिड डे मील स्कीम। इस स्कीम के तहत ना जो भी सरकारी स्कूल्स हैं उनमें बच्चों को एक टाइम का मुफ्त खाना खिलाया जाएगा। ये जो स्कीम थी सरकार लेके आई थी पहले तमिलनाडु में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सारी राज्य सरकारों में इसे लागू किया गया। इससे क्या हुआ ना कि जो लोग पहले स्कूल नहीं आ पाते थे क्योंकि उनका भूखे पेट तो फोकस हो ही नहीं पाता था, उन्हें क्या हुआ, मुफ्त में खाना मिला। तो लोग जो गरीब परिवारों से बच्चे आते थे उन्हें भी मौका मिला कि वो स्कूल आ पाए, खाना खा पाए और पढ़ाई कर सकें। नहीं तो क्या होता था कि बच्चे ऐसा कहकर जाते थे कि खाना खाने जा रहे हैं और वापस आते ही नहीं थे, तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे। तो इसलिए सरकार मिड डे मील करके स्कीम लेके आई ताकि सब बच्चों को पौष्टिक खाना मिल सके। और कई बार ये जो खाना है वो दलित लोग भी बनाते हैं, उन्हें काम देते नहीं ये लोग, तो सरकार ने इसे रिकॉग्नाइज किया और उन्हें काम पे लगाया, उन्हें खाना बनाने के लिए लाया गया और बच्चों को वो मुफ्त में सरकारी स्कूलों में खाना मिलता है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है, प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट। ये जो भी कदम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं, जो भी कदम हमारे गवर्नमेंट लेती है, उसके बावजूद आज भी इनइक्वालिटी जो है हमारे भारत में एग्जिस्ट करती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंटरनेट जो है वो अभी रिसेंटली ही आया है, लोग जो है जागरूक अभी ही होना शुरू हुए हैं, लेकिन जो बिहेवियर में चेंज है, हमारा जो एटीट्यूड है, उसे चेंज होने में टाइम लगता है, लेकिन ये होगा ज़रूर। जब हम अच्छे से सब लोग पढ़ेंगे कि इनक्वालिटी क्या होती है, भेदभाव क्या होता है, तब धीरे धीरे चेंज आएगा। और दूसरा जो है, ये जो इनक्वालिटी का जो पॉइंट है, इस लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में कंटिन्यूस स्ट्रगल है। नई नई सिचुएशंस आती है जहाँ पे लोगों के साथ भेदभाव होता है। कई बार ऐसा होता है कि विमेन जो है उन्हें काम कॉरपोरेट में यानी कंपनीज में अच्छे से काम नहीं मिलता, उन्हें इक्वल पे नहीं मिलता। तो ऐसे ऐसे जो सिचुएशन है वो आती रहती है और ये कंटिन्यूस स्ट्रगल है हमारी सरकार का भी, हमारे लोगों का भी, कि उन्हें इक्वालिटी मिले और उनके साथ बराबर का व्यवहार किया जाए, समानता से व्यवहार किया जाए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला जो सेक्शन आता है वो है इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने देखा कि इनइक्वालिटी का जो सब्जेक्ट है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो भी होता है, हमने सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ा। लेकिन इंडिया केवल ऐसा देश नहीं है जहाँ पे भेदभाव होता है। दुनिया की ऐसे सारे देश है लगभग जहाँ पे इस तरह के इश्यूज आते रहे हैं। हम यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं। हमारी बुक में अमेरिका का एग्जाम्पल लेके बताया गया है कि कैसे अमेरिका में भी आज भी भेदभाव होता है। अमेरिका में क्या है ना, जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है, जो जो लोग इनिशियली अफ्रीका से अमेरिका में लाए गए थे स्लेवरी के लिए, मजदूरी के लिए, उनके जो आज के ज़माने के लोग हैं उनके साथ कितना ज़्यादा भेदभाव होता है, इसका किस्सा जो है हमारी बुक में गिवन है। 1950s में एक रोज़ा पार्क करके लेडी थी जो कि काम करके बस में घर जा रही थी। उस समय क्या होता था कि जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे उन्हें बस में या तो पीछे बैठाया जाता था या फिर उन्हें बैठने की जगह दी ही नहीं जाती थी। और कभी भी मान लीजिए वाइट लोग जो है अगर बस में चढ़ जाते थे तो अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी। इस तरह का भेदभाव उनके साथ होता था। जो रोजा पार्क करके लेडी थी, तो उस दिन उन्होंने क्या किया, बस में अपनी सीट नहीं छोड़ी एक वाइट आदमी के आने के बावजूद। तो ऐसे इससे क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा आंदोलन स्टार्ट हुआ अमेरिका में। उसकी वजह से अमेरिका में इस तरह का जो आंदोलन हुआ जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन लोगों ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, उसके बाद एक नया एक्ट 1964 में पारित हुआ। ये जो घटना थी 1955 में रोजा पार्क के साथ हुई और उसके 9 साल बाद सिविल राइट्स एक्ट करके जो है अमेरिका में बना, जिसमें इस तरह का जो भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन, उस तरह का भेदभाव नहीं होगा आज से। इस तरह का जो एक नियम है, एक्ट है, वो पारित किया गया। तो हमने देखा कि कैसे अमेरिका में भी भेदभाव होता था और कैसे एक इंसिडेंट ने जो रोजा पार्क के साथ हुआ उसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अमेरिका में सिविल राइट्स एक्ट जो है वो आ पाया और अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी पे जो अत्याचार है वो कुछ हद तक कम हुआ। लेकिन आज भी अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है।
ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं अमेरिका में वो इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, क्योंकि आज भी उनके साथ इक्वली ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो है चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में सबसे बड़ा चैलेंज आज की तारीख में क्या है, वो है कि आज भी ऐसी कई सारी सिचुएशंस हैं जिसमें लोगों को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ और लोग हैं जो ट्राई करते हैं कि डेमोक्रेसी के जो नियम हैं जो हमारी सरकार ने लागू किए हैं वो अच्छे से पालन किए जा सके, और जो भी एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं, जो अभी इश्यूज चल रहे हैं और जो नए नए इश्यूज आ रहे हैं उनको ठीक किया जा सके। और ये जो बुक है इसमें हम ऐसे और भी नए नए इश्यूज जो कि आजकल आ रहे हैं और जो एग्जिस्ट करते रहे हैं उनके बारे में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में ये इश्यूज कैसे इफेक्ट करते हैं, जो डेमोक्रेटिक इंडिया है उसको ये इश्यूज कैसे इफेक्ट करते हैं, ये हम देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, उसकी एक समरी हम देख लेते हैं। चैप्टर को बुक ने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था इंट्रोडक्शन, उसमें हमने देखा कि लास्ट क्लास में जो क्लास 6 में हमने क्या पढ़ा था, इस सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की जो बुक थी पार्ट 1 था उसमें क्या पढ़ा था, और इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमने देखा कि इक्वल राइट टू वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है, सबको जो वोट करने का अधिकार है उसके बारे में देखा, और कांता देवी की स्टोरी देखी, उनको किस तरह की डे टू डे लाइफ में सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है वो उसके बारे में देखा। फिर हमने देखा अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, जो जातिवाद है वो किस तरह से भारत में आज भी बना हुआ है, उसके हमने 2 किस्से लिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की स्टोरी। उसके बाद हमने देखा रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी की स्टोरी थी, उस स्टोरी की वजह से उनके जो सम्मान है उनको ठेस पहुंचाई जाती है, और जो डिग्निटी होती है उसके बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने देखा इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, हमारे भारत में इक्वालिटी की क्या स्टेट है, हमारे भारत में सरकार ने क्या क्या कदम उठा रखे हैं। कि वहाँ हमने देखा कि मिड डे मील करके जो स्कीम थी सरकार का जो कदम था वो हमने देखा कि इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, भारत के अलावा जो भी देश है वहाँ पे भी इनइक्वालिटी की जो समस्या है वो होती है। उसका हमने एक एग्जांपल लिया, अमेरिका में जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है उसको सामना करना पड़ता है। हमने देखा रोजा पार्क्स का केस, जिसकी वजह से सिविल राइट्स एक्ट जो है उनके स्ट्रगल की वजह से अमेरिका में आ पाया। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, जो आजकल के इश्यूज हैं और जो नए नए इश्यूज है इनइक्वालिटी से रिलेटेड वो कैसे आते रहते हैं, और डेमोक्रेसी को इन सब से कैसे जूझना पड़ता है और कैसे उन सब से पार पाना है, उस तरह की सिचुएशंस हैं वो आने वाले चैप्टर्स में आएंगी और हम उन सबको देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मिलता हूँ आपसे मैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।